सबसे पहले यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको अपने जहन में रखना होता है। सबसे पहले तो बिजली उत्पन्न करने के लिए जहाँ पर आप प्लांट लगाएंगे वहाँ पर यदि थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं आप तो कोयले की मात्रा प्रचुर होना चाहिए। मतलब कि कोयला आप 500 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोयला आप 50 किलोमीटर की दूरी से ला सकते हैं तो आपको कोयला वहाँ से प्लांट तक लाने के लिए सस्ता पड़ेगा। और नहीं तो 500 किलोमीटर दूर से आप कोयला लेकर आएंगे और उसके बाद वहाँ पर आप उसको डंप करेंगे तो लाने में बहुत पैसा लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। अब ट्रेन से आता तो ट्रेन से भैया, ट्रेन भी क्या फ्री में थोड़ी ना चलती है, हवा में चलती है क्या ट्रेन? उसके लिए भी तो फ्यूल लगता है, उसके लिए भी तो बिजली लगती है। तो हम बेसिकली हमारे जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक से हम इसको रिलेटेड करेंगे, कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में देखेंगे हम इकोनॉमिक पावर जनरेशन। अब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन को इकोनॉमिक बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से बिजली हमें सस्ती उत्पन्न हो और उस सस्ती बिजली को हम जब किसी को बेचें तो वो इकोनॉमिक रूप से खरीद सके। यदि आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की बात करें, यदि बिजली उत्पन्न जब आप करते हैं तो उसके दो क्राइटेरिया रहते हैं। पहली बात तो जब आप जनरेशन पावर प्लांट लगाते हैं तो जनरेशन पावर प्लांट को लगाने के लिए जहां बिजली उत्पन्न करेंगे ऐसी जगह पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि वहां पर यातायात के साधन है या नहीं है। यदि है तो कितनी दूरी से हमको रॉ मटेरियल लाना होगा। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में यदि हमें कोयले की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बिजली उत्पन्न हम नहीं कर सकते। और जब बिजली उत्पन्न नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है, बिजली उत्पन्न नहीं होगी तो उस प्लांट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। दूसरी बात, यदि बिजली आप उत्पन्न कर भी रहे हैं और बिजली महंगी हो जाए तो भी उसकी महत्ता नहीं रहेगी क्योंकि खरीदार नहीं मिलेगा। तो ये सारी इकोनॉमिक चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम कि इकोनॉमिक पावर जनरेशन क्या होता है। तो इसे ही ईपीजी कहा जाता है, शॉर्टकट में क्या कहेंगे हम, ईपीजी। अब देखिए, इकोनॉमिक पावर जनरेशन की बात करें तो इकोनॉमिक पावर जनरेशन में डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन, तो प्रति यूनिट जो बिजली उत्पन्न कर रहे हैं इसको यहाँ डिटरमाइंड किया जाता है, मतलब कि फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, पता किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगा, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन इज नॉन एज इकोनॉमिक पावर जनरेशन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईपीजी। कहीं पर यदि लिखा मिले ईपीजी तो उसको आप समझेंगे इकोनॉमिक पावर जनरेशन। तो इसमें इकोनॉमिक पावर जनरेशन में कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन मतलब प्रति यूनिट जो बिजली बनाई जाती है, प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न करना, प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न करना, यदि ये प्रति यूनिट बिजली जो उत्पन्न की जा रही है ये किफ़ायती नहीं होगी तो आपको बिजली सस्ती नहीं मिलेगी। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, पहले आपके घर में 200 वाट, 100 वाट, 150, 200 वाट के बल्ब यूज़ करते थे, सूर्य का बल्ब। कोई 100 वाट का बल्ब यूज़ करता था, कोई 60 वाट का बल्ब करता था सूर्य का बल्ब, कोई 40 वाट का यूज़ करता था, ठीक है। अब ये जो 60 वाट 100 वाट के जो आप सूर्य के बल्ब जो शायद 10-12 रुपए में आते थे उस समय, अभी भी आते हैं, आप उसको यूज़ करते थे तो ऐसे ऐसे 4 बल्ब यूज़ करते थे आप घर में, फिर भी बिजली का बिल उतना ही आता था। और आज भी बिजली का बिल उतना ही आ रहा है कि नहीं? ऐसा क्यों? उस समय में जो बिजली का बिल भी उतना ही आ रहा था, आज भी उतना ही आ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट, उस समय हम सिर्फ 100 वाट के बल्ब ही जलाते थे, उसके साथ कोई हीटर हुआ नहीं करता था। हीटर, गीज़र यूज़ करते हैं कि नहीं अभी वर्तमान समय में? आप मोबाइल का चार्जर यूज़ करते हैं, 18 से 30 वाट तक का चार्जर होता है, ये भी तो पावर कंज्यूम कर रहा है। आपके घर में एलईडी है,
टीवी, फ्रिज, कूलर पहले हुआ करते थे क्या? नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में डोमेस्टिक अप्लायंस मतलब घरेलू जो उपकरण हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं और आपके घर का जो कंजप्शन है, खपत ज़्यादा होने लगी है। भले ही आप बल्ब जला रहे हैं कितने वाट के, 9 वाट और 11 वाट के एलईडी जला रहे हैं आप, तो पहले जो 100 वाट का जो बल्ब हुआ करता था उसके बराबर अब आपके घर में जो घरेलू डोमेस्टिक जो उपकरण हैं आपके वो ज़्यादा हो गए हैं। तो उनका जब यूज़ करते हैं तो वो उसी के लेवल के बराबर पावर की खपत करता है, पावर कंजप्शन उसी के लेवल में करता है, बराबर करता है, इसलिए आपके घर में बिजली ज़्यादा आ रही है। एक स्टूडेंट मुझे पूछा कि सर बोले पहले तो 100 वाट के बल्ब जलाते थे लेकिन आज हम तो 11 वाट की एलईडी जला रहे हैं, फिर भी बिजली का बिल उत्पन्न मतलब उतना ही आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न यही है। आप पहले देखिए आपके घर का लोड कितना है, ये मत देखिए कि आप सिर्फ 11 वाट की जो है आप एलईडी यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर में जो है बल्ब बस बल्ब ही जलता है। आपके घर में सीलिंग फैन भी जल रहा है, आपके घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, एसी हर चीज़ जल रहा है। तो इनके कारण लोड ज़्यादा हो गया और लोड ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली है पावर कंजप्शन ज़्यादा हो गया, तो आपके घर की बिजली जो है वो बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा। पहले भी बिजली का बिल उतना ही आता था लेकिन आज भी उतना ही आ रहा है। इसके पीछे रीज़न है कि आपके डोमेस्टिक अप्लायंस जो है मतलब घरेलू जो उपकरण है वो ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। इसके पीछे रीज़न यही है। यदि आप एक मोबाइल का चार्जर भी आप चार्ज करते हैं तो 18 से 20 वाट का चार्जर होता है, ठीक है, 44 वाट का भी चार्जर होता है। तो आप देखेंगे एक ट्यूबलाइट जब 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है और उससे ज़्यादा वाट का आपका चार्जर है, यदि आप उसको 1 घंटा लगा लिए, 1 घंटा चार्ज करने में डाल दिए, मतलब वो भी पावर कंजप्शन कर रहा है, खपत कर रहा है। तो आप इस वे में सोचिए कि आपके घर में कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होने लगा है, इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा आता है, ठीक है। अब जो बिजली जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, तो बिजली कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन हो रही है? थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, गैस टरबाइन पावर प्लांट, विंड एनर्जी पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये इतने सारे पावर प्लांट हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इनमें से यदि बिजली किफ़ायती ना हो, मतलब कि सामने वाला खरीदने लायक ना हो, उसके लिए अभी वर्तमान में जैसे बिजली बिल जो है उसका रेट चल रहा है 7 रुपये कुछ पैसा। अब यदि यही बिजली हमें 50 रुपये पर यूनिट के रेट से मिलने लगे तो आप खरीदोगे क्या? बोलोगे उससे बढ़िया तो मैं एक बैटरी खरीद लूँ, कम से कम महीने भर या साल भर तो चलेगा, उसी से बिजली जो भी उत्पन्न होगी उसी से काम चला लेंगे हम, ठीक, चार्ज करना ही पड़ेगा, सोलर प्लेट से चार्ज कर लो। मतलब लोग नए नए जुगाड़ वाले ऑप्शन ढूंढते हैं और इंडिया जुगाड़ से चलता है। इसीलिए जितने भी पावर प्लांट्स हैं सभी पावर प्लांट को इकोनॉमिक बनाया जाता है, किफ़ायती बनाया जाता है। जो चार्जेस है वो चार्जेस को घटाया जाता है, कम किया जाता है, ताकि बिजली आपको सस्ती प्राप्त हो। बिजली यदि सस्ती नहीं होगी तो फिर ख़रीदार नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पावर को जनरेट करते हैं, मतलब कि किफ़ायती विद्युत उत्पन्न करेंगे और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक पावर जनरेशन के लिए उसको अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट को, विद्युत जो उत्पन्न किए गए हैं उसे, उसकी कॉस्ट को हम अलग अलग रेट में, अलग अलग दर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में किए हमने? 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड है सेमी फिक्स्ड, मतलब कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ स्थिर रहेगा। फिक्स कॉस्ट मतलब स्थिर कॉस्ट हो जाएगा। सेमी फिक्स्ड मतलब कि कुछ पार्ट स्थिर होगा, कुछ अस्थिर होगा, मतलब कुछ पार्ट को, कुछ पैसों को, कुछ रुपए को या कुछ मूल्य को हम परिवर्तित कर सकते हैं और कुछ मूल्य को हम स्थिर रखेंगे। कॉस्ट यानी क्या होता है? मूल्य। तो ये हो गया पहला, तो स्थिर कॉस्ट जिसे फिक्स कॉस्ट कहेंगे, ये स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाएंगे, भाई 1 लाख लगना ही है बिल्डिंग बनाने में, तो उसको क्या 50,000 में बना लोगे क्या? नहीं बनेगा ना भाई, बनाना तो उतना पैसा लगेगा उसमें, ठीक है। सेकंड है सेमी फिक्स कॉस्ट। सेमी फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कुछ कॉस्ट ऐसी होती है, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं वो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है,
ठीक है। जैसे अभी आप मकान बनाते हैं, आपने बोला कि भैया अभी क्या 10 या 11 का रेट चल रहा है ना, 11 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से काम चल रहा है समथिंग। यदि आपने कोई आपके पहचान का है वो 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डिंग का ठेका ले लिया आपसे, तो आपका 1 रुपये बचा ना, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो ये होता है सेमी फिक्स कॉस्ट। और थर्ड है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का काम मान ये होता है कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो जैसे आपको स्टार्ट करने के लिए डीजल की आवश्यकता होगी, तो डीजल आपको 5 रुपये लीटर तो देगा नहीं कोई, जो मार्केट में चल रहा है वही डीजल का रेट मिलेगा ना, आपको 5 रुपये कम में भी नहीं दे सकता वो, 1 रुपये कम में भी नहीं देगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है वही रेट में आपको भी डीजल देगा वो, डीजल पंप वाला, पेट्रोल पंप वाला। तो कहने का मतलब ये है, ये जो रनिंग कॉस्ट होते हैं ये ऐसे कॉस्ट होते हैं, इसमें वर्तमान समय में जो बिजली उत्पन्न की जा रही है उसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको रनिंग कॉस्ट में रखा जाता है। जैसे स्टाफ को सैलरी देना है, हर महीने देना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट में आएगा। चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक पावर जनरेशन करने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें हम कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है सेमी फिक्स कॉस्ट और तीसरा है रनिंग कॉस्ट। सबसे पहले देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, ऐसा कौन सा मूल्य है जो स्थिर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखेंगे तो कैपिटल कॉस्ट। ये जो कैपिटल कॉस्ट होता है बेटा, यदि हमें जनरेटर खरीद के लाना है, जैसे कि हमें यहाँ पावर प्लांट बनाना है, तो पावर प्लांट बनाने के लिए एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर एक अल्टरनेटर खरीद के लाना पड़ेगा, तो अल्टरनेटर जिस रेटिंग का लाएंगे वो उतना ही महंगा मिलेगा आपको, उसमें 5-10 रुपये का हेर फेर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का हेर फेर नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि आपको अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर 50 रुपये मिलेगा और इंडिया में आपको 5 रुपये मिल जाएगा, इतना अंतर आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलो सबसे पहले देखेंगे फिक्स कॉस्ट। तो ये होता है डिपेंडेंट फ्रॉम मैक्सिमम डिमांड, मतलब अधिकतम मांग पर डिपेंड करेगा कि आप क्या रेटिंग का अल्टरनेटर मार्केट से खरीद कर लाएंगे। मानकर चलिए यहाँ आसपास में 5 मेगावाट की डिमांड है। कितने मेगावाट की? 5 मेगावाट की डिमांड है, तो आप जो अल्टरनेटर खरीद के लाएंगे 5 मेगावाट की ही लेके आओ बिजली उत्पन्न करने के लिए। और देखिए कि आपका जो प्लांट है क्या 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, तो आप जो अल्टरनेटर लेके आएंगे वो डिमांड के आधार पर लाएंगे कि यहाँ की डिमांड कितनी है। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैक्सिमम डिमांड एंड नंबर ऑफ यूनिट जनरेशन। ये डिपेंड करेगा कि फिक्स कॉस्ट, एक तो कैपिटल कॉस्ट पर डिपेंड करेगा, दूसरा इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा और तीसरा सैलरी पर। ये 3 चीज़ इसमें आना तय है। 3 चीज़ क्यों आना तय है? सैलरी आपको देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट ब्याज के तौर पे जो आप लोन उठाएंगे आपको वो भी देना पड़ेगा, उसके बाद है कैपिटल कॉस्ट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हमें कैपिटल के रूप में कुछ पैसा फंसाना पड़ेगा सबसे पहले। अरे जैसे कि आप जब मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो भवन निर्माण के लिए आपको पैसा अपने जेब का फंसाना पड़ता है कि नहीं? कैपिटल कॉस्ट फंसाते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको अल्टरनेटर खरीदना होगा, आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म खरीदना होगा, पूरा सामान खरीदेंगे ना आप, कनेक्शन करेंगे। कोयले से यदि आपको बिजली उत्पन्न करना है तो आपको टरबाइन्स वगैरह पूरी चीज़ खरीदना पड़ेगा, तो वो होता है कैपिटल कॉस्ट। जैसे आप बाइक खरीदते हैं तो बाइक खरीदेंगे तो एक बार बाइक खरीदेंगे ना, बार बार खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। एक बार बाइक पर पैसा खर्च किया आपने, 1 लाख की आपने बाइक खरीद लिया। अब उसके बाद बाइक खरीदने के बाद उसमें आप रोज़ पेट्रोल डालोगे तभी तो चलेगी वो, तो वो रनिंग कॉस्ट में आ जाएगा पेट्रोल। आप समझ रहे हैं? पेट्रोल जो उस गाड़ी में डाल रहे हैं वो रनिंग कॉस्ट में आ जाएगा। और कैपिटल कॉस्ट में क्या आएगा बेटा? आपने जो 1 लाख की गाड़ी खरीदा है वो रनिंग कैपिटल कॉस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो एक खट्टे आपका पूरा पैसा खर्च हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है आपको?
तो प्लांट को लगाने के लिए भी बैंक से उधार पैसा लेते हैं, उतना पैसा तो होता नहीं है हमारे पास। तो हम जैसे हमें मानकर चलो 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए हमें लग रहा है एक जनरेशन पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो 1 करोड़ लग रहा है, तो 1 करोड़ तो आपके जेब में होगा नहीं, आपको बैंक से फाइनेंस करना पड़ेगा। बैंक से जब फाइनेंस करेंगे तो बैंक को कुछ ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के तौर पे पैसा देना पड़ेगा। 1 करोड़ आप किसी बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो आपको 1 करोड़ का ब्याज तो देना पड़ेगा, कुछ परसेंट आपको सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली गवर्नमेंट को ही बेचेंगे आप। तो ये जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट के तौर पर बैंक से जो आप पैसा उठाएंगे उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसको लोन चुकाना कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है, यदि आप कोई प्लांट जब लगाते हैं, मानकर चलिए यहाँ प्लांट लगाएंगे तो आपको पौधे भी लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं तो आसपास देखेंगे तो पेड़ पौधों के ऊपर पूरा धूल और डस्ट जमा हो जाता है, होता है। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको पेड़ लगाने के लिए बोलेंगे, आसपास आप पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, शुद्ध वायु रहे, एयर के जो उसमें जो पार्टिकल आ रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल, वो कम हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होता है, इसलिए प्लांट लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे तो सैलरी ऑन हाई ऑफिसर्स, सैलरी आपको देना पड़ेगा पर्टिकुलर। जब आप सैलरी देंगे तो कितने सारे कर्मचारी काम करेंगे, 100, 150, 200, 250, 300, 500 भी हो सकते हैं कि नहीं। यदि जितना बड़ा प्लांट होगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, जब उतने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा, और उनके जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, निर्धारित किए, उस आधार पर आपको सैलरी देना होगा। तो आपको फिक्स कॉस्ट में क्या हो जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाएगा बेटा, सैलरी भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने सैलरी दे दी और साल भर फुर्सत, ऐसा है क्या? हर महीने आपको वेतन देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो सैलरी हमेशा फिक्स कॉस्ट में आता है। ठीक है, सैलरी का जो अमाउंट होगा वो फिक्स कॉस्ट में आएगा। जो बैंक से लोन निकालेंगे उसका जो इंटरेस्ट देंगे, हर महीने आपको वो इंटरेस्ट उतना ही पटाना पड़ेगा, तो ये भी फिक्स कॉस्ट में आता है। फिर आप जब बिल्डिंग बनाएंगे तो जो कैपिटल कॉस्ट होगा वो बिल्डिंग में आता है, मतलब कि बिल्डिंग जब निर्माण करेंगे, भवन निर्माण करेंगे, या जब प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, अल्टरनेटर खरीद के लाएंगे, टरबाइन खरीद के लाएंगे, कुछ मशीन्स खरीद के लाएंगे, तो ये कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। कुछ समझ में आ रहा है सभी को? तो फिक्स कॉस्ट में देखेंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो एनुअल कॉस्ट होगा, वार्षिक मतलब साल भर का जो कॉस्ट होगा, उसको भी इंक्लूडेड किया जाता है, ये फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या लिखा है, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल कॉस्ट ऑफ लोड, तो कैपिटल कॉस्ट किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है? जैसे कि आपने प्लांट में पूरी मशीन्स को जब असेंबल करेंगे तो मशीन एक बार लगेगी, बार बार मशीन लगाएंगे क्या? हर महीने मशीन निकाल के दूसरी नहीं लगाएंगे क्या आप? नहीं लगाएंगे। अल्टरनेटर हर महीने चेंज करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए की तो मशीन अल्टरनेटर आता है, वो भी महंगा आता है। तो एक बार आपने मशीन को इस्टेब्लिश कर दिया तो ये मशीन आपको जब तक पूरा ख़राब नहीं होता तब तक ये यूज़ में आएगा और आपको पावर जनरेट करके देगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैपिटल कॉस्ट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में कैपिटल कॉस्ट, प्लांट लगाएंगे आप उसका कैपिटल कॉस्ट होगा। इंटरेस्ट जो बैंक से लोन निकालेंगे, इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट में आएगा। जो सैलरी देंगे आप ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को, तो इंजीनियर्स को जो सैलरी देंगे वो भी फिक्स कॉस्ट में आएगा। ऐसा इसीलिए कहा यहाँ इसको फिक्स कॉस्ट में रखा गया है, क्योंकि सैलरी पर्टिकुलर हर महीने आपको देना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जनवरी को दे दिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर उसके बाद नए साल में जनवरी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूरे इंजीनियर से ही जॉब करते हैं, किसी भी पावर प्लांट में इंजीनियर से ही मिलेंगे आपको।
सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सीएस का इंजीनियर, अलग अलग पूरे इंजीनियर ही मिलेंगे आपको, टेक्नीशियन मिलेंगे आपको, हेल्पर मिलेंगे। तो ये जो इनकी सैलरी है ये फिक्स कॉस्ट के अंदर रखा जाता है। मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट की जो है इस फिक्स कॉस्ट को आपको सभी को प्रोवाइड करना ही होगा, आपको देना ही होगा, ये पैसा लगेगा ही। मतलब ये पैसा आपको देना ही है, ये स्थिर है, इतना पैसा आपको लगेगा ही हर महीने, आप यहाँ से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड है सेमी फिक्स कॉस्ट। तो सेमी फिक्स कॉस्ट में हम देखेंगे तो कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को याद रख के आप पता कर सकते हैं। पहला, आपको टैक्स भरना ही होगा गवर्नमेंट को। सबसे फर्स्ट क्या है? टैक्स। टैक्स देना ही होगा, आप टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना ही होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माय डियर, हम जो बिजली खरीदते हैं, 1 रुपये भी जो हम बिजली खरीदते हैं, 1 यूनिट भी खरीदते हैं, तो उस 1 यूनिट बिजली का कुछ परसेंट 1 रुपये या 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आपको आ रहा है समझ में? इसीलिए बिजली महंगी हो जाती है। 1 यूनिट के भी कुछ पैसे, मानकर चलिए 1 यूनिट 7 रुपये की आ रही है, तो 7 रुपये में 1 रुपये हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अब आया आपको समझ में? तो ये आता है सेमी फिक्स कॉस्ट में। अब ये सेमी फिक्स कॉस्ट में क्यों आता है? भाई गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा ली तो 1 की जगह 1.5 रुपये देना पड़ेगा हमें, तो बिजली फिर हमारे लिए महंगी हो गई, थोड़ी होगी कि नहीं? तो ये सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत इसलिए आता है कि कुछ कॉस्ट जो है, कुछ जो रुपए है या कुछ मूल्य है, वो कुछ मूल्य स्थिर होगा, कुछ मूल्य अस्थिर होगा, मतलब उसमें चेंजेस किया जा सकता है। सेकंड है इंश्योरेंस। जितने एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम करेंगे, आपके पावर प्लांट में काम करेंगे, उतने एम्प्लॉयों का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। यदि कंपनी में काम करते समय ख़त्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई या कुछ इंजर्ड हो गया, तो उसको इंश्योरेंस का पैसा आपकी कंपनी को भरना पड़ेगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो इसीलिए सेमी फिक्स कॉस्ट में इंश्योरेंस को भी रखा गया है, मतलब एम्प्लॉइयों का इंश्योरेंस अति आवश्यक है। कुछ आ रहा है समझ में? उसके बाद है ट्रांसमिशन कॉस्ट। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट मतलब कि आपने देखा होगा, बिजली जब हम जनरेट करते हैं तो जनरेशन कॉस्ट हो गया। बिजली जनरेट किए तो हम कौन सा कॉस्ट हो गया? जनरेशन कॉस्ट। बिजली को जब हम भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? ट्रांसमिशन कॉस्ट। और बिजली को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उपभोक्ता से जो पैसा वसूल जाता है वो कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगा। तो जनरेशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहाँ पर सेमी फिक्स कॉस्ट में ट्रांसमिशन कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि जो संचरण करेंगे, बिजली को पहुंचाने का काम करेंगे आप, तो बिजली को पहुंचाने का काम करेंगे, जैसे कि ये एक डब्बा हो गया, यहाँ पर बिजली जनरेट हो रही है, उसके बाद दूसरे ब्लॉक में बिजली ट्रांसमिट हुई और उसके बाद बिजली क्या हो गई है? तीसरे डब्बे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब वितरण कर दिया हमने। बिजली उत्पन्न किया, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किए। बिजली उत्पन्न कितने में होता है बेटा? 11 kV में। अब बिजली को ट्रांसमिट करेंगे बेटा, तो 11 को कितने में करेंगे बेटा? मानकर चलो 132 kV में किए, ट्रांसमिट किए हमने। तो ये जो ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट होगा उसे हम सेमी फिक्स कॉस्ट के श्रेणी में रखेंगे, लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर से ये 132 kV को बेटा कितने में करते हैं? 11 kV में करते हैं। आपको आया समझ में? बिजली उत्पन्न कितने में की हमने? 11 kV में। फिर ट्रांसमिट कितने में किए? 132 kV में। डिस्ट्रीब्यूट फिर कितने में कर रहे हैं हम? 11 kV में। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम से कम 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी है। तो इतने दूरी में यदि हम 11 kV को बेटा ट्रांसमिट करेंगे ना, तो यहाँ हमको 1 kV मिलेगा, 1 kV भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ऐसा?
जितने में हमने बिजली उत्पन्न की है 11 kV में, उसी को 11 kV को ट्रांसमिट कर देंगे, तो लास्ट में हमें जितनी पावर की आवश्यकता है, जितने वोल्टेज की आवश्यकता है, उतना वोल्टेज हमें मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ चले जाएगा भाई? लॉसेस हो जाएगा। आपको मालूम है AC में लॉसेस होते हैं। यहाँ से आपको यदि बिजली पहुँचाना है, मानकर चलो यहाँ से भिलाई पहुँचाना है, तो यहाँ से भिलाई की जो दूरी है वो 350-400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 300 किलोमीटर मार के चलिए, तो 300 किलोमीटर जब बिजली पहुँचाएंगे आप, तो स्वाभाविक सी बात है आपको वोल्टेज को बढ़ाना होगा और तब उसको ट्रांसमिट करेंगे, फिर वहाँ जाके वोल्टेज को फिर घटाएंगे हम ट्रांसफार्मर से। तो ये ऐसी जो प्रोसेस होती है, ये पूरा GTD का प्रोसेस होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट है भाई, ट्रांसमिशन का कॉस्ट मतलब ट्रांसमिशन के लिए आपको सब स्टेशन बनाना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के लिए आपको ट्रांसफार्मर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट होंगे ये ट्रांसमिशन कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट। तो आपको मालूम है सब स्टेशन में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। CT लगा होता है, PT लगा होता है, आइसोलेटर लगा होता है, सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब लगे होते हैं। तो इनका भी तो कॉस्ट जुड़ेगा, इनका भी कॉस्ट जुड़ेगा ना। सर्किट ब्रेकर लगा होता है, आपने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा लिए, वो थोड़ा सा और महंगा। उससे अच्छा और SF6 लगा लिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, वो उससे महंगा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आप इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट है उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद है बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कि आप छोटा सा बैटरी चार्जर रूम बनाते हैं, अरे सब स्टेशन बनाते हैं ना, कभी गए हो? तो सब स्टेशन में बिल्डिंग भी बनी होती है। तो बिल्डिंग हम इसलिए बनाते हैं कि हम उसका यूज़ कर सके, जो आवश्यकता है हमारी उसे हमें बनाना ही होगा। तो सब स्टेशन में बिल्डिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहले तो सेमी फिक्स कॉस्ट डिपेंड करता है प्लांट के साइज पर। सेमी फिक्स कॉस्ट प्लांट के साइज पर डिपेंड करता है और डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। जितनी मैक्सिमम डिमांड होगी, अधिकतम मांग होगी, अधिकतम मांग पर ये डिपेंड करेगा, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी फिक्स कॉस्ट में हमने कुछ की पॉइंट देखे। पहला टैक्स गवर्नमेंट को भरना ही होगा। दूसरा इंश्योरेंस हमें सभी एम्प्लॉय का करवाना होगा। जैसे मानकर चलिए आपको थर्मल पावर प्लांट में यहाँ में से किसी को यदि जॉब लग गई तो सबका इंश्योरेंस गवर्नमेंट करके देगी। यदि ये कार्य के दौरान, ड्यूटी के दौरान यदि इसकी मृत्यु होती है तो इसको 10 लाख इंश्योरेंस के तौर पर दिया जाए, देते हैं। तो इंश्योरेंस कराना पड़ता है। ट्रांसमिशन कॉस्ट आपको उसको इंक्लूड करना होगा। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करेंगे, CT PT, आइसोलेटर, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे आप अलग अलग टाइप के। ठीक है, बस बार वगैरह से यूज़ करेंगे, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आता है। आप अमीटर लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा रहे हैं और पावर फैक्टर मीटर लगा रहे हैं, बहुत सारे मीटर्स लगे हुए हैं, इनका कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट कहलाता है। ये सब यहाँ पर सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आता है। सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट को इसलिए रखा गया है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यदि चालू हालत में कभी ख़राब हो जाते हैं, मानकर चलिए आपने 1 साल पहले अमीटर लगाया पैनल में, अब वो ख़राब हो गया, तो 1 साल पहले उसकी कीमत थी 50 रुपये, अभी कितने में आएगा वो? भाई 80 रुपये या 100 रुपये के अंतर्गत आएगा। टॉलरेंस होगा कि नहीं? इसलिए इसको सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत रखा गया है। मतलब कुछ कॉस्ट स्थिर होगा, कुछ कॉस्ट अस्थिर होगा, उसमें परिवर्तन होते जाएंगे। ट्रांसमिशन कॉस्ट, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, ये ऐसे कुछ की पॉइंट है जो सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरा रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट में जब आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के बाद आपने देखा होगा कुछ फ्यूल की रिक्वायरमेंट लगती है। जैसे मशीन को चालू करने के लिए कुछ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, कुछ मटेरियल यूज़ करेंगे ना हम, रॉ मटेरियल। इधर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है ना। तो रनिंग कॉस्ट में सबसे पहले आएगा फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट समझते हैं आप?
तेल, ईंधन हमें लगेगा। थर्मल पावर प्लांट है तो ईंधन के रूप में क्या लगेगा? कोयला। तो कोयला खरीद के लाना पड़ेगा कि नहीं हमें? जो कोयला हम खरीद के लाएंगे उससे बिजली उत्पन्न होगी। तो ये किस में आ जाएगा? फ्यूल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। रनिंग कॉस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ईंधन ही है ना। यदि आपके पास ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते आप। सेकंड में है रिपेयर कॉस्ट। भाई उतना बड़ा प्लांट जब चलाएंगे आप, कुछ मशीनें को बियरिंग्स ख़राब होंगे, कुछ अमीटर ख़राब हो गए, कुछ वोल्ट मीटर ख़राब हो गया, कहीं कुछ और सिस्टम ख़राब हो गया, कहीं पाइप लीकेज हो गया, तो उसे बदलेंगे, रिपेयर करेंगे कि नहीं? तो रिपेयर करेंगे तो रिपेयर कॉस्ट भी रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद है सैलरी ऑफ स्टाफ। यहाँ पर भी सैलरी है और यहाँ पर भी सैलरी है, दिख रहा है? फिक्स कॉस्ट में भी सैलरी है और रनिंग कॉस्ट में भी सैलरी है। तो स्टाफ की सैलरी हमको हर महीने देना होगा, हर महीने। रनिंग कॉस्ट में उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टाफ को सैलरी हर महीने देना होगा और हर महीने या साल में एक बार सैलरी को इंक्रीज़ किया जाता है। किया जाता है, सैलरी बढ़ती है कि नहीं? यदि पहले 5 साल पहले यदि आपको 10 रुपये मिल रहा था और 5 साल बाद भी आपको 10 रुपये मिले तो फिर कैसा होगा? परिवार चल जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी ना। तो यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सैलरी ऑफ स्टाफ को रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत रखा गया है। कैसे बोले? काम के ऊपर सैलरी बढ़ती है लेकिन महंगाई के ऊपर सैलरी बढ़ती है। यदि महंगाई बढ़ गई है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक। यहाँ पर देखिए रनिंग कॉस्ट में तो नंबर ऑफ यूनिट जनरेशन हम ये देखते हैं इसमें रनिंग कॉस्ट में कितनी बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, कितने यूनिट कर रहे हैं। एक दिन में 24 घंटे में 100 यूनिट कर रहे हैं या 500 यूनिट कर रहे हैं या 1000 यूनिट कर रहे हैं, कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत आता है। सेकंड में देखेंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। यदि कोई मोटर चल रही है तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए कुछ लगाएंगे, अरे ग्रीस वगैरह यूज़ करेंगे कि नहीं? तो उसका भी ऑयल ग्रीस का यूज़ करेंगे तो उसका भी तो कॉस्ट लगेगा। ठीक है। उसके बाद एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब साल भर में हमने कितना फ्यूल, कितना कोयला, कितना डीजल, कितना पेट्रोल हमने यूज़ किया, साल भर का पूरा हिसाब हमें लिखना होगा। तो ये किस में आएगा? रनिंग कॉस्ट में। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस तो रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्कुल रनिंग कॉस्ट में आएगा ही। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो 1 लाख की यदि गाड़ी खरीदे तो क्या आप हर महीने, हर 2 महीने में, 3 महीने में क्या इंजन ऑयल चेंज नहीं करेंगे? इंजन ऑयल चेंज करना होगा ना। तो ये किस में आएगा? मेंटेनेंस में आएगा। यदि ब्रेक खराब हो गया तो किस में आएगा? रिपेयर में आएगा। ब्रेक खराब हो गया तो दूसरा डलवाएंगे कि नहीं? क्या बिना ब्रेक की ही गाड़ी चलाएंगे आप? तो ये किस में आ जाएगा? रिपेयर में आ जाएगा। उसके बाद सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी भी आ जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि आप इकोनॉमिक पावर जनरेशन करना चाहते हैं तो इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, तब ही इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेंगे वो इकोनॉमिक होगी और आप दूसरों को जब बिजली बेचेंगे तो इकोनॉमिक होगी, तो आप सस्ते ही बेचेंगे उसे। यदि महंगा प्रोडक्शन हो जाता तो महंगा ही बेचते। मानकर चलिए इस साल आम की फसल यदि कम हुई, प्रोडक्शन कम हुआ, तो आम का रेट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हुआ? कम हुआ। और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाएगा ना। वैसा यहाँ पर भी है। यदि आपको, आपके पास 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली उत्पन्न हुई तो खरीदार पहले सोचेगा, भैया बोलेगा इतनी बिजली नहीं खरीदता मैं। यदि एमपी वाला छत्तीसगढ़ को बेचना चाहे, महाराष्ट्र को बेचना चाहे, तो महाराष्ट्र वाला बोलेगा अरे मुझे छत्तीसगढ़ में तो यार 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, मैं आपके पास से क्यों खरीदूँ? और नहीं खरीदेगा वो। तो ये जो चीज़ें हैं, हम जो बिजली प्रोडक्शन करेंगे ये इकोनॉमिक होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर
इस बिजली जो उत्पन्न कर रहे हैं इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ एक शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा और अंततः प्लांट बंद हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम किफ़ायती चीज़ देखते हैं, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना किफ़ायती है। यदि है तो पावर प्लांट लगाइए, और किफ़ायती नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, तो पावर प्लांट मत लगाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 3 पॉइंट है, तीनों की पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है कि फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत कौन कौन से कॉस्ट आते हैं, सेमी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके बाद दे देगा रनिंग कॉस्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो किसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।